अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिक क्लास का जो मॉडल पेपर है फ़िज़िक्स का, उसके हम एमसीक्यूज़ को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जो एमसीक्यूज़ हैं हमारे पास कितने 44 मार्क्स के हैं और आप देख सकते हैं टोटल है 22। इसका मतलब ये है कि एक एमसीक्यू हमारे पास 2 नंबर का है, ठीक है। और क्योंकि 50% है एमसीक्यूज़, मतलब जो है वो जो ऑब्जेक्टिव है 50% है, तो 50% हमारे पास 44 मार्क्स का होता है। तो इसका मतलब है कि एक एमसीक्यू 2 नंबर का है। तो हम जो है आपको इसकी ज़रा अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ को, मतलब सॉल्व करते हैं, देखते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इससे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और जो है ये जब मेरा मॉडल पेपर हो जाएगा फिज़िक्स और मैथ का, मैं सॉल्व करवाऊँगी पूरा। उसके बाद जो है मैं प्रैक्टिकल सेंटर के जो प्रीलिम्स जो अपने वो सेंटर में लेते हैं वो मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी, ठीक है। तो अब आपको यकीनन वीडियो तो देखनी है, तो अब उस वीडियो को देखने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 1 से। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। A body is said to be in motion if it change its position with respect to its, कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी है, वो क्या है, अगर वो मोशन में है, कब कि अगर वो अपनी क्या करे, पोजीशन चेंज करे, किसके रिस्पेक्ट से, टाइम के, स्पीड के, वेलोसिटी के या सराउंडिंग के। तो ये बात हमें पता है कि विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम टिक कर देंगे सराउंडिंग पे। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उसमें क्या होता है कि इफ़ इट डजेंट चेंज इट पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, ठीक है। अगर रेस्ट में है तो वो चेंज नहीं करता, और अगर मोशन में है तो वो क्या करता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है, ठीक है। उसके बाद है सेकंड, हमारे पास है क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर एंड एनर्जी एंड इंट्रैक्शन बिटवीन देम इज कॉल्ड, मतलब साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम मैटर के बारे में, मतलब मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एनर्जी के बारे में और इन दोनों के दरमियान के इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो वो ब्रांच कौन सी है, वो ब्रांच हमें पता है वो कौन सी है, वो है फिज़िक्स। सही। थर्ड हमारे पास है क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन एज, जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो होता है नेगेटिव। तो ये बात आपको याद रखनी है, जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो नेगेटिव होता है और जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्या है, क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। अब क्योंकि यहाँ पे हमें हमसे जो है क्लॉकवाइज का पूछा गया है तो हम यहाँ पे करेंगे क्लॉकवाइज पे, नेगेटिव पे, ठीक है। उसके बाद क्या है फोर्थ पे, ऐसा यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो अगर हमें याद नहीं है, फॉर एग्जांपल नहीं याद होता कभी, तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे पहले और वहाँ से बनाएंगे। तो एक कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है बीटा और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होता है अल्फ़ा। अगर लीनियर का होगा तो अल्फ़ा होता है, वॉल्यूमेट्रिक का होता है तो वो बीटा होता है, ठीक है। तो क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम पर वॉल्यूम चेंज इन टेम्परेचर, यही होता है। अब हमें इसका क्या बनाना है, उन्होंने हमसे बीटा का यूनिट पूछा है, हम यहाँ पे इसका यूनिट बनाएंगे। तो जो v है हमारे पास वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, अपॉन डिवाइड का साइन था, डिवाइड किया, फिर v1 भी क्या है, मीटर क्यूब है। और ये t टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का यूनिट जो होता है वो होता है केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट हमारे पास होता है केल्विन। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे आंसर क्या आया है, 1/k। देखते हैं हमारे पास ऑप्शन है या नहीं। अच्छा, 1/k है और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं k इनवर्स। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 1/k ऑप्शन है या k इनवर्स ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास है 1/k, ठीक है। द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, ऐसा यूनिट है ना, तो ऐसा ही हमारे पास 1/k ही है, 1/डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो k ही होता है। तो ठीक है, तो हमने इस तरीके से यहाँ पे k रखा, मतलब 1/k, सही। उसके बाद हमारे पास है आगे फिफ्थ एमसीक्यूज़, क्या है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप अ सिंगल वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट, के एक सिंगल वेक्टर है, अगर हम उसको क्या करें, एक सिंगल वेक्टर को उसके ही कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करें। कंपोनेंट का मतलब होता है उसके एफ एक्स और एफ वाई, मतलब एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में अगर हम एक सिंगल वेक्टर को स्प्लिट करते हैं तो ये जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है
रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर मतलब हम क्या करते हैं उसमें उसको वेक्टर को रिजोल्व कर देते हैं। एक सिंगल वेक्टर है, हमने क्या किया उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में उसको रिजोल्व कर दिया, तो इसलिए इसका नाम क्या है, ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ओके आगे क्या लिखा है कि अ कॉन स्टैंडिंग ऑन इट बेस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, कि एक कॉन है जो कि किस पे स्टैंड है, वो खड़ी है या रखी हुई है अपने बेस पे, तो कॉन ऐसी होती है, ठीक है। वो कहाँ, ये चीज़ जो है इसकी बेस है। तो जब आपने स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम याद किए होंगे तो आपने वहाँ पे इसकी डायग्राम भी देखी होगी, कौन की वहीं साइड पे बनी हुई है बुक में भी। तो इस तरीके की जो कौन थी वो किसकी एग्जांपल थी, वो थी स्टेबल इक्विलिब्रियम की। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास स्टेबल गिवन है, तो हम वहाँ उस पर टिक कर देंगे, ठीक है। तो कौन स्टैंडिंग ऑन इट बेस इज एग्जाम्पल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। आगे हमारे पास है द वैल्यू ऑफ जी वॉज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बाय, ये जो कैपिटल जी है हमारे पास, ये हमें मतलब किसने इसकी जो वैल्यू है वो फाइंड की थी, तो वो की थी कैवेंडिश ने। तो हम यहाँ कर देंगे कैवेंडिश, ठीक है। ओके इसके बाद क्या है, 8 MCQ हमारे पास है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड, के न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहलाता है, वो कहलाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहलाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। अच्छा और उसके बाद है 9th रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट का वर्ड जब भी आता है तो रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब जो हमने वो काम किया अगर हम उसको टाइम से डिवाइड कर दें तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, पावर होता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं पावर का, ये रहा सही। उसके बाद क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है, तो प्रेशर का एसआई यूनिट हमारे पास होता है पास्कल। 11th MCQ में क्या है कि व्हेन सनलाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म, कि जब सनलाइट प्रिज्म से पास होती है, गुजरती है, आ सेट ऑफ 7 कलर इज ऑब्टेन्ड, तो हमें 7 कलर मिलते हैं। तो दिस सेट ऑफ कलर इज कॉल्ड, तो वो जो होता है वो क्या होता है, जब हमने देखा होगा कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रिज्म है, यहाँ से जब लाइट पड़ती है तो इसके ऊपर हमें 7 कलर मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो 7 कलर हैं, ये जो बैंड है इन 7 कलर का, ये जो सेट है इन 7 कलर का, उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। जो बनता है वो रेनबो बनता है, लेकिन ये जो सेट है या जो बैंड है वो कहलाता है स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है। आपने देखा भी होगा जब बारिश होती है तो रेनबो मतलब ये जो है हमें आसमान पे भी दिख रहा होता है। तो ये क्या है कि ये हमारे पास कहलाता है स्पेक्ट्रम। और हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे आप देखें यहाँ पे क्या लिखा है, सेट और 7 कलर। सेट लिखा हो या बैंड लिखा हो तो वो क्या होता है, वो कहलाता है स्पेक्ट्रम। तो हम स्पेक्ट्रम पे टिक करेंगे। उसके बाद क्या है, 10⁻⁹ सेकेंड इज कॉल्ड। 10⁻⁹ सेकेंड को हम क्या बोलेंगे, मिली सेकेंड है, माइक्रो सेकेंड है, नैनो सेकेंड है या पिको सेकेंड है। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए। दूसरी बात ये कि चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा, उसके अंदर ये बाकायदा पूरा टेबल है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो क्या होता है 10⁻⁻3 जो ज़्यादा मतलब यूज़ हम कर रहे होते हैं, और 10⁻⁹, ठीक है। 10⁻³ को हम कहते हैं मिली, सही। और 10⁻�6 को हम कहते हैं माइक्रो, और 10⁻⁹ को हम कहते हैं नैनो, और एक होती है 10⁻⁶, उसे हम कहते हैं मेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, उन्होंने हमें हमसे पूछा है कि 10⁻⁹ सेकेंड को क्या कहते हैं, तो 10⁻⁹ को कहते हैं नैनो। अभी मैंने मतलब जो मॉडल पेपर के जो प्रॉब्लम सॉल्व करवाए थे वहाँ पे था मिली, तो मिली की जगह हमने मतलब जहाँ भी कभी मिली होगा वहाँ पे हम 10⁻³ लिख देंगे सिंपल। अच्छा इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट स्मॉल m से करते हैं, माइक्रो को इस तरीके से करते हैं, नैनो को सिंपल n से करते हैं, और मेगा को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो ये सैम्पल लिखे आते हैं हमारे पास, प्रॉब्लम में ना इस तरीके से लिखा नहीं आता बल्कि उनके सैम्पल बने आते हैं, सही। तो हमसे क्या पूछा गया है, नैनो पूछा गया। तो नैनो क्या है हमारे पास, 10⁻⁹ है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10⁻⁹ क्या होता है, नैनो सेकेंड, सही। उसके बाद है साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, के साउंड वेव जो है ट्रेवल नहीं करती है। तो वाटर, अगर हम पानी में हो, कहीं स्विमिंग पूल वगैरह में, तो आपने देखा होगा कि पानी से आवाज़ मतलब जा रही, अगर हम कुछ बोलें पानी में तो आवाज़ तो जाएगी ना, तो इसका मतलब है कि पानी में से साउंड तो ट्रेवल हो रहा है। सॉलिड मतलब कि अगर हमने देखा है जैसे क्लास में हम डेस्क पे हम जब कभी सर रखते हैं अपना, तो आपने देखा होगा कितनी ज़ोर से आवाज़ आ रही होती है ना। तो इसका मतलब है कि सॉलिड में से भी साउंड ट्रेवल हो रहा है। गैसेस मतलब अगर हमारा कोई रूम है, रूम के अंदर एयर है, डिफरेंट गैसेस हैं, तो वहाँ भी हमारे पास आवाज़ जा रही होती है।
आगे क्या है, वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है खला, मतलब स्पेस, उसके अंदर मतलब कुछ भी ना हो। तो साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है, और वैक्यूम का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, खाली है, जब इसका नाम क्या है, खला है। तो यहाँ पे क्या है, साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल। तो जाहिर सी बात है साउंड वेव जो है वैक्यूम से ट्रेवल नहीं करती है, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है, और वैक्यूम का मतलब है खाली, मतलब उसके अंदर कोई भी जो मीडियम है वो नहीं है। सही, तो वैक्यूम से लाइट साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकती। उसके बाद MCQ नंबर 14 है, अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। क्या, कॉन्वेक्स। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि वर्चुअल, वैसे हमें पता है वर्चुअल, जब मैंने आपको प्रॉब्लम समझाए थे तो मैंने यही कहा था कि वर्चुअल होगा तो वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। अगर मिरर की बात हो रही है तो कॉन्वेक्स मिरर होता है, और अगर लेंस की बात होती है तो वो कॉनकेव लेंस, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्चुअल है, हमें देख लिया कि वर्चुअल है और इरेक्ट है, तो हमें पता होना चाहिए कि वर्चुअल इरेक्ट हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर से ही मिलती है। सही। उसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 15 है कि इफ़ Q इक्वल है 4 सेंटीमीटर एंड P इक्वल है 2 सेंटीमीटर देन द मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर इज। हमें Q गिवन है, P गिवन है, हमें मैग्निफिकेशन फाइंड करनी है। Q हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस होता है मिरर का या लेंस का उसकी इमेज के साथ, और P क्या होता है, डिस्टेंस होता है हमारे पास, अगर मतलब मिरर रखा हो या लेंस रखा हो वहाँ से उस ऑब्जेक्ट तक का। ठीक है, तो Q हमारे पास इमेज का डिस्टेंस होता है, P हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, और हमें क्या बताना है, हमें मिरर की मैग्निफिकेशन बतानी है। तो उसके लिए हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैग्निफिकेशन इक्वल है Q अपॉन P के। Q हमें यहाँ पे 4 गिवन है, P हमें 2 गिवन है, कैंसिल करते हैं तो आंसर आया है 2। ठीक है, वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, बस सिंपल। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना है, 2। MCQ नंबर 16, क्या लिखा है इसमें, इमेज फॉर्म बाय आवर आइज आई लेंस ऑन रेटिना इज। जो मतलब रेटिना पे जो इमेज फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो हमेशा रियल होती है। सही। आगे है 17 में, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इन SI सिस्टम, के थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का जो यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इन SI यूनिट वो क्या होता है, वो केल्विन होता है। ये भी मैंने आपको बात जो 4th MCQs करवाई थी वहाँ पे भी टेम्परेचर की बात आई थी, मैंने कहा था कि जो है वहाँ पे उसका केल्विन जो है उसका SI यूनिट होता है टेम्परेचर का। तो ये क्या है, यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इस SI सिस्टम इज़ केल्विन। तो टेम्परेचर का जो यूनिट है वो हमारे पास होता है केल्विन। आगे चलते हैं, आगे लिखा है द सब्सटेंस प्लेस बिटवीन द कंडक्टर प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज कॉल्ड, के कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान जो सब्सटेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। जो बीच में मीडियम होता है मतलब वो इंसुलेटर ही, बीच में हम मटेरियल कोई ना कोई रखते हैं उन दो प्लेट्स के दरमियान, कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान हम इंसुलेटर ही रखते हैं, लेकिन जो उसका नाम है हम उसे कहते क्या है, हम उसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक है। आगे क्या लिखा है, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विच अट्रैक्ट और रिपेल अदर मैग्नेट इज कॉल्ड, के एक फॉर एग्जाम्पल समझे आप, ये मैग्नेट है, मैग्नेट के अराउंड जो फील्ड होती है जिसके अंदर वो किसी भी दूसरी चीज़ को, मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे या उसको रिपेल करे, तो इसके अराउंड जो फील्ड होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि अब जाहिर सी बात है मैग्नेट रखा है तो उसके अराउंड जो फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड ही होगी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। आगे है 20 MCQ नंबर 20 कि वर्क इज़ नेगेटिव। वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा इफ़ एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज। हमें क्या करना है, इन्होंने कहा कि वर्क नेगेटिव होगा अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का एंगल हमें बताना है कितना होगा। तो उसके लिए हम डिफरेंट एंगल रख के देख लेते हैं। वर्क के फॉर्मूले में वर्क हमें पता, एक एंगल में रखूँगी यहाँ पे 0 डिग्री, मतलब ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमसे पेपर में नेगेटिव पे पूछा जाए, क्या पता पॉजिटिव का पूछ लें, तो उसके लिए हमें पता तो होना चाहिए। ठीक है, एक मैं रखूँगी 90 डिग्री और एक मैं रखूँगी 180 डिग्री। अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा तो अपनी फुल स्क्रीन करें मोबाइल की, आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी वर्क डन का फॉर्मूला, और वर्क डन हमें पता ही कौन होता है, FD cos थीटा। बारी बारी इस फॉर्मूले में जो है मैं तमाम वैल्यूज़ को पुट करूँगी। यहाँ पे भी मैं यही काम करूँगी, FD cos थीटा
और यही काम यहाँ पर भी होगा, एफ डी कोस थीटा। सही। एफ हमारे पास जो भी कुछ है डी ऐसे लिखा, कोस मैंने ऐसे लिखा, थीटा की जगह हम लिख देंगे 0 डिग्री। तो हमें पता है कि कोस 0 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो एफ डी को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर आएगा सिंपल एफ डी। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे रखते हैं एफ डी। कोस थीटा की जगह हम लिखेंगे 90 डिग्री, और हमें ये पता है कि जो कोस 90 है वो होता है 0। तो एफ डी को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क हमारे पास हो जाएगा 0। हम इसको चेक भी कर लेते हैं एक बार, कोस 90 इक्वल होता है 0 के। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एफ डी कोस 180। कोस 180 जब आप फाइंड करेंगे तो उसका आंसर जो है वो होता है -1। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डब्ल्यू इक्वल आ जाएगा माइनस का एफ डी। देखें, अगर हमसे पूछा जाए कि वर्क पॉजिटिव कब होगा, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का एंगल कितना होना चाहिए कि वर्क हमारे पास पॉजिटिव होगा, तो इसका आंसर है 0 डिग्री, क्योंकि जब हमने 0 रखा तो आंसर हमारे पास प्लस में आया है। अगर हमसे पूछा जाए कि वर्क हमारे पास 0 कब होगा, ख़त्म कब, मतलब बिल्कुल 0 कब हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 90 डिग्री पे। और अगर हमसे पूछा जाए कि वर्क डन नेगेटिव कब होगा, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि एंगल अगर हमने 180 रखा तो वर्क डन हमारे पास क्या आया था, नेगेटिव आया था। तो अगर हमसे पॉजिटिव वर्क डन पूछा जाएगा तो हम 0 डिग्री रखेंगे, और अगर हमसे नेगेटिव वर्क डन पूछा जाएगा तो हम 180 लिखेंगे। हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है वर्क इज़ नेगेटिव का पूछा गया है, तो इसका मतलब ये कि जो एंगल है इनके दरमियान का वो कौन सा है, 180। ठीक है, उसके बाद 21 प्रॉब्लम, ये एमसीक्यू हमारे पास क्या है कि इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मोस्ट ऑफ करंट इज कैरीड बाय, कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो करंट कैरियर्स होते हैं, जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो पी टाइप क्योंकि पॉजिटिव होता है तो इसलिए इसके अंदर के जो चार्ज कैरियर्स है वो भी क्या होते हैं, प्लस के होते हैं, मतलब उसे हम कहते हैं होल्स। और अगर एन टाइप होगा तो वो नेगेटिव होता है, और पी टाइप है तो वो होल्स होते हैं। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमसे पी टाइप पूछी है तो पी टाइप का होल्स होता है और एन टाइप का इलेक्ट्रॉन। तो ये बात आप याद रखिएगा, अगर यहाँ पे एन टाइप पूछा जाएगा तो हम इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे, और अगर पी टाइप का पूछा जाएगा तो हम यहाँ पे होल्स करेंगे। अब हम चलते हैं लास्ट अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। क्या है कि दिस रिएक्शन इज़ यूज इन हाइड्रोजन बॉम्ब, के हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर कौन सा रिएक्शन यूज़ होता है, तो वो होता है फ्यूजन। कौन सा होता है, फ्यूजन। क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, जब मतलब चैप्टर नंबर 19 में आपने उसकी जो इक्वेशन उसमें देखी होगी कि जब दो हाइड्रोजन मिल रहे होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होते हैं, मिलते हैं, तो वो एक हमें हीलियम बना के देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे फ्यूजन में क्या होता है कि दो जो एलिमेंट है वो फ्यूज़ हो रहे होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉम्ब है उसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा होता है वो कौन सा होता है, वो होता है फ्यूजन रिएक्शन। तो ये हमने मैट्रिक क्लास के जो मॉडल पेपर है, जो मॉडल पेपर आया है मैट्रिक क्लास का, उसके हमने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली आप कर दीजिए, क्योंकि मैं मज़ीद एमसीक्यूज़ प्रैक्टिकल सेंटर की और जो पूरी जो बुक है उसके एमसीक्यूज़ भी मैं सॉल्व करवाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।